गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज आप लोगों के साथ में जो ये वीडियो है, ये बनाने का पर्पस क्या है ये जान लीजिए। कि सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि यूपी एलटी ग्रेड मेंस का जो पेपर है वो गेस से नहीं फ्रेमवर्क से क्लियर होगा। जानिए कैसे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज जिन लोगों ने पेपर दिया, आज एचपीएससी पीजीटी का डिस्क्रिप्टिव का पेपर था। और ये पेपर 2024 में ये पेपर जो है मतलब इसको 2024 में या 25 में होना था। एक्चुअली होना तो 24 में ही था ये, लेकिन हो नहीं पाया। और प्री ही इसका जाके अब 25 में हुआ और मेंस जो है अब इसका 26 में हुआ। तो मैंने 24 में सितंबर 2024 में स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया था। केवल 18 स्टूडेंट्स मैंने लिए थे। और मैंने उसमें क्योंकि कॉपी भी चेक करनी होती थी, तो आज जो मुझे बताना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक वाकई में आप लोगों के लिए एक आई ओपनर का काम करने वाला है। आप में से जो भी लोग यूपीएलटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कहीं से भी करिए, और जो लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी मेरे चैनल से कर रहे हैं मगर सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो भाई उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जो है वो काम का वीडियो होने वाला है। तो प्लीज स्किप ना करें, देख लीजिए क्या है। आज एचपीएससी का पेपर था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का। तो आज जो है वो हुआ, पेपर हुआ। तो ये पेपर है, ये एचपीएससी का पेपर है। पहले आप लोग पेपर देख लो एक बार। तो पेपर जो है ये, इसमें एचपीएससी में 15 क्वेश्चन आए थे। और 15 क्वेश्चन में इन्होंने जो है ये देखिए, इसमें तो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन ये सब मेरा करवाया हुआ था। बेसिकली मुझे क्या समझाना, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं, ये एचपीएससी का आज का पेपर है। इस क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि वर्ब जो है फॉर्म दे रखी हैं। और उसमें इससे पहले भी पेपर हुआ है मगर उसमें इस तरीके से नहीं दिया गया था, और ये इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। ये आज का पेपर हुआ है। और इसके बाद में आप लोगों को इसमें यहाँ पर ये भी दिखाऊंगी कि इन्होंने ये ग्रामर के क्वेश्चंस भी दिए हैं। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को यूपीएलटी के मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही। तो ये रहा। अब उसके बाद ना मैं आपको बताना चाहूंगी, ये तो इसमें तो प्रेसी वगैरह भी आती है, आप लोगों को प्रेसी नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जरूर है। तो वो भी गेस वर्क से नहीं किया जाता है। बेसिकली आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप ये क्वेश्चंस देखिएगा। राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद रेफरेंस टू एनी टू ऑफ हिज ट्रेजेडीज। फिर है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द रोमांटिक पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हाईलाइटिंग द मेजर थीम्स। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज एनी टू ऑफ आर्थर मिलर्स मेजर प्लेस। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ मेजर पोएट एज अ पोएट ऑफ नेचर। फिर 14 है, एनालाइज द मेजर थीम्स इन द वर्क्स ऑफ एनी टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट्स इन इंग्लिश। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सोशल पॉलिटिकल। इसमें जो आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। एन इकोनॉमिक कंसर्न्स इन द वर्क्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नॉवलिस्ट, मुल्कराज आनंद, अनिता देसाई, विक्रम सेठ। अभी पेपर दिखाने का क्या मतलब है, पहले आप लोगों को सीक्वेंशियली बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ डेट आपको अगर दिख रही हो, अगर नहीं दिख रही है तो लेट मी शो यू द डेट। ये दिसंबर 27 का पेपर है मेरा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। तो दिसंबर 27 2025 में मैंने एक पेपर इन लोगों को भेजा था। और ये मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था पूरा, और इसमें मैंने इस तरीके से बनाया था। और इसमें जो मुझे चीज़ बतानी है आप लोगों को, क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगी, प्रेसी वगैरह सब मैंने इसमें दी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये पहले मैं आपको अपना वो वाला दिखा दूँ। और क्वेश्चन मुझे भी देखने पड़ते हैं ना, फिर याद नहीं रहते, मुझे भी याद नहीं रहते हैं। तो क्वेश्चन था कि राइट अ डिटेल्ड, ये है इसमें इसमें से देख रखे मैंने। तो यहाँ पर है कि हाउ डिड शेक्सपियर ट्रांसफॉर्म इंग्लिश ड्रामा, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स। और क्वेश्चन था राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन with reference to any two of his tragedies. तो how did Shakespeare transform English drama? अब suitable examples, इसके मैंने आंसर्स भी इन लोगों को भेजे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें था कि write a detailed note on the romantic period in the context of English literature, highlighting the major theme। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। 27/12/2025 में है।
इसके आंसर्स भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेजे हुए हैं, किस तरीके से कराया जाता है ये भी मैंने इसमें करवा रखा है। और आप यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को, ये तो खैर उनका पैटर्न था तो मैंने इसको इसी तरीके से करा रखा है। इसमें ना एचपीएससी में पहले जो 2000 जो पहले पेपर हुआ था, जो मॉडल पेपर हम लोग मान के चल, जो पहले पेपर हुआ था उसमें क्या था, वर्क फॉर्म ना यहाँ दे रखी थी, तो उसके हिसाब से चेंज करनी थी। अभी मैंने जो पेपर कराया उसमें वर्क फॉर्म ना मैंने जो दे रखी थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 27 का पेपर था जिसमें से 2 क्वेश्चन इनके, मतलब 15 में से जो लिटरेचर के कितने हैं 10 से लेके 15, एक 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 27-12 में से। फिर उसके बाद अब आप देखते हैं, देखो यहाँ पर ये है एचपीएससी पेपर 4 है ये हमारा, जो मैंने अभी ये करवाया। देखो 28/1/2026 का पेपर है, ये देखो डेट भी है। और ये मेरा पेपर का मैंने बनाया, मेरा बनाया हुआ पेपर है, ये मैंने बनाया है इस पेपर को। और ये तो खैर काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है। अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, तो इसमें है यहाँ से आपको क्वेश्चंस मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें जो मैंने यहाँ पर लिया, ब्रिंग आउट द सोशल पॉलिटिकल, और इसमें जो है इसमें आया आपका जैसे मतलब कि रोमांटिक पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसमें हमने कीट्स का लिया है। अभी इसमें क्वेश्चन आया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। अभी आप देखो यहाँ पर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न, मुल्कराज आनंद ले लिया, अनटचेबल, इंडियन लिटरेचर। और जो मुझे दिखाना रस्किन बॉन्ड है, वैसे उन्होंने रस्किन बॉन्ड नहीं दिया, मैं उसमें अनीता देसाई वगैरह सब कराई हुई हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, आप देखिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एम्बिगिटी, यही क्वेश्चन आया, डिस्कस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर, नेचर एज अ मिरर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, रूरल न्यू लैंडस्केप। मतलब इसको इस तरीके से बांट के मैंने इनको लिखवाया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन लिटरेचर एग्जामिन फ्रॉस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एम्बिगिटी, नेचर एज मिरर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, रूरल न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, connection between natural phenomena and emotional ambiguity and paradox, narrative voice and dramatic monologue, frost use of, ये मतलब मैंने इसमें ये पॉइंट्स लिए थे, roads not taken and path chosen, मतलब इसमें मैंने ये इनको ये विभिन्न पॉइंट्स बताए थे। क्वेश्चन था डिस्कस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर, जो आज के उसमें पूछा गया है, ये मैंने अभी जो 28 तारीख में पेपर इन्हें भेजा था वो करवाया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा मैंने आपको आंसर भी दिखा देती हूँ। ये आंसर की है कि आंसर की मैंने किस तरीके से इन्हें करवाया है। अब जो लोग देखने वाले हैं वो तो मतलब जो जो समझने वाले हैं वो तो अच्छे से समझ लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, देखो Frost employs rural landscapes exploring human psychology and existence. Mending wall presents fence mending as metaphor for relationships and community. Good fences make good neighbors contains both wisdom and limitation. Fire and ice, ये क्योंकि भाई अगर आप लिखते हो ना तो ऑब्वियसली आपको इसमें पॉइंट्स भी बताने पड़ते हैं, आपको इसमें एग्जांपल्स भी देने पड़ते हैं और आपके एग्जांपल्स रेलेवेंट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अलावा भी मैंने, और अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट ही पेपर था ये वाला। इसी पेपर में मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। इस पेपर में जिस तरीके का आज का एचपीएससी ने ये वाला करा है, तो ग्रामर वाला आप ये देखना, आप एक चीज़ ये देखो, ये देखो, ये मैंने 28/1/2026 में करवाया, और ये देखो ये एचपीएससी का, इससे पहले जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि एक पैसेज आता है और उस पैसेज में क्या करते हैं कि वो एक वर्ब की फॉर्म देते हैं, उस वर्ब की फॉर्म को आपको चेंज करना होता है। मैंने 2 पेपर्स में इस तरीके से दिया कि एक मैंने क्वेश्चंस लिए और क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस दिए, और उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आप उन स्टूडेंट्स को चुनना था। तो आप ये देखिए इसी तरीके का जो एचपीएससी का पेपर है उसमें ग्रामर में भी इसी तरीके से जो है वो पूछा गया है। तो मेरा पर्पस यहाँ पर ये बताना नहीं है कि बेसिकली कि मेरे से पढ़ोगे तो ही ये चीज़ आएगी या ये चीज़ है। मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात कहना चाहूँगी कि यूपीएलटी में जो है सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत वाइड सिलेबस है। तो उसमें अगर आप ना भटक गए, आपने ये सोचा कि पहले मैं तो जो है ये जो है ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखूँ, फिर उसके बाद करूँ, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको चीज़ों को, अगर आपको कोई बता रहा है ना कि ऐसे करना है, कि आपको हर वर्क का ये समझना होगा कि इसमें से, इस वर्क में से
क्या इसके की पॉइंट्स हैं, क्या ट्रेंड है, क्या मूवमेंट है, जो मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आप जानते हैं 20 क्वेश्चन लिखने को आएंगे। आज मेरे स्टूडेंट पेपर देकर आए हैं, मेरी उनसे जो बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि उसमें जो कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब एक स्टूडेंट ही है जिसने कंप्लीट कर लिया है पेपर। 15 के 15 क्वेश्चन 3 घंटे में उसने लिख लिए हैं। उसमें भी उसकी प्रेसी अधूरी छूट गई है, लेकिन जो बाकी हैं, किसी के 13 हुए हैं, किसी के 11 क्वेश्चन हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इतना जब वाइड हो जाता है, और आप ये सोचिए एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू देम। मैं कभी अपने स्टूडेंट से ये नहीं करती कहती कि रट्टा मार लो, रट्टा तो कोई मार ही नहीं सकता। आई और ओनली गिव देम डायरेक्शन, फ्रेमवर्क, कि ऐसे करो, इस तरीके से करोगे, इस तरीके से लिखना है, तब आप लिख पाओगे। क्योंकि देखो, ये वो समय नहीं है कि आपको कोई ना पेन पकड़ के लिखना सिखाएगा। आपको विचार दिए जा सकते हैं, आपको क्या दिया जाएगा, आपको मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा, उस रॉ मटेरियल को सही प्रोडक्ट में ढालना वो आपका काम है। तो वो जो रॉ मटेरियल है ना, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अब आपसे कोई कहे रट लो, कितना रटोगे भाई, इतना इतना वाइड है इसमें, तो कितना रटोगे। बट अगर आपको चीजें बता दी जाएंगी, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप उस पे क्वेश्चंस लिखना के आंसर्स लिखना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू राइट 20 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख लोगे। अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। तो मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपने सोचा है कि भाई मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो, क्योंकि हो सकता है कि भाई अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ईएमआरएस का तो जो है कट ऑफ बहुत हाई गई है, कहीं एलटी भी ऐसी ना चली जाए। बात ये, ईएमआरएस पूरी कंट्री के लिए था और एलटी जो है केवल यूपी के लिए है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मायने रखते हैं, तो उसके बाद हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। लेकिन जिनके फिर भी हम एक सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं कि भाई जिनके 85 क्वेश्चन ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव, वही लोग, और जो लोग ऑब्वियसली जिनका मतलब एक्सप्रेशन अच्छा है, जिनको ये नहीं है कि शुरू से भैया ग्रामर सेंटेंस फ्रेम भी करने सिखाने पड़े। देखो भाई, मैं एक बात बताती हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलती हूँ। अगर कोई आपको इस समय ये कह रहा है कि 3 महीने में आपको सेंटेंस फ्रेम भी करना सिखा देगा ना, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। जिसे सेंटेंस फ्रेम करने आते हैं ना, वही उसको ये कोर्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात ये है कि आपको कोई थॉट दे सकता है। आप जब आप मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको छोटे बच्चों की तरह 12 जैसे 6, 7, 8 के बच्चों की तरह आपको चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती कि भई ये काल होता है और ये चीज़ होती है और ये वो चीज़ होती है। ये इतनी वोकैब्युलरी याद कर लो, इतना ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। पहले ही आपकी पॉकेट में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको जो टीचर है वो आपको मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद करें कि भाई मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन सिखाऊंगी या ये चीज है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं स्पष्ट बोलती हूँ, इसलिए मैं ये वाली बात है, मैं लाग लपेट करने वालों में से हूं ही नहीं। मैं स्पष्ट बोलती हूँ। कोई हो सकता है आपको हफ्ता 10 दिन ट्रांसलेशन कराए, आपको हफ्ता 10 दिन वोकैबुलरी कराए, आप सोचे बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया चीज है, ये टीचर ही बढ़िया है। 10 दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल सिंपल ट्रांसलेशन से, सिंपल वोकैबुलरी से चीजें नहीं होती हैं। मतलब वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। आपको अगर टीचर ने कहा कि ये चीज है, आपको उसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा, हाउ टू राइट एन आंसर, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आपको ये पता चल गया कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है, कीवर्ड्स कैसे पहचाने जाते हैं। जब आपको ये सारी चीजें बता दी, तो उसके बाद दूसरा ये रहता है कि भाई आपको एक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, अब आपको पढ़ना है और पढ़ के उसके बाद उसको अपनी उसमें फ्रेम करना है। आपको अपने आप जो है उसको ये देखना है कि मैंने जो है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए गए, तो उस पॉइंट्स के हिसाब से मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। ऑब्वियसली 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 10 बार में भी नहीं होगा, मगर 11वीं बार जरूर होगा। ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के दिमाग में आया कि भाई कॉपी चेक करने का, एक बार किसी ने मुझसे कहा भी था कि मैडम कॉपी चेक करने का भी वो करिए। मैं क्लियर कहती हूँ, कॉपी कोई नहीं चेक कर सकता। मैंने इसमें 18 स्टूडेंट लिए थे भाई, और 18 मैंने एचपीएससी में सिर्फ 18 स्टूडेंट लिए थे। 18 स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में मेरे को बहुत टाइम लगता था, जिन्होंने भी मेरे को अपना वर्क भेजते थे। एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में आप ये मान के चलिए, ये कोई वो वाली कॉपी नहीं है कि आप बिना सिर्फ नजर से निकाल के कर देते। नहीं नहीं, आपको एक एक चीज देखनी पड़ती है, एक एक सेंटेंस देखना पड़ता है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने 18 स्टूडेंट लिए थे, 18 स्टूडेंट लिए थे और उन्हीं की कॉपी वगैरह में चेक कर दी। अब एलटी में क्या है, स्टूडेंट सोचेंगे भाई कॉपी चेक नहीं होगी तो हमको कैसे पता चलेगा। हम बनाएंगे ना आपको कि आपको कैसे करना है, कैसे चीजों को करना है। आपको रॉ मटेरियल सारा प्रोवाइड करा जाएगा ना, रॉ मटेरियल, पका हुआ मटेरियल, सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन रटना नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि रट के तो कोई पास कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ भी यही चीज कही थी
कि भाई अगर तुम्हारे पास विचार होंगे ना, क्वेश्चन देखते अगर विचार आएंगे तो ही तो तुम लिख पाओगे। अगर विचार ही नहीं होंगे तो क्या लिख लोगे? जब पता ही नहीं होगा तो क्या लिख लोगे? ये चीज है। तो यही चीज आपको बताई जाएगी। दूसरी बात, मैं जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल से, मैं इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम पे मैं इतना अच्छा जो है मटेरियल डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर कोई फ्री में तैयारी हो रही है तो उसकी वर्थ नहीं है, तो कोई बात नहीं। मुझको ही क्या शौक चढ़ रहा है कि मैं मतलब मुर्गा अपनी जो है जान से जाए और खाने वाले को मजा भी ना आए? क्या फायदा है? अगर आपको लगा मैं जो वो क्वेश्चन तैयार करती हूँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, और अगर आप लोग उस चीज को देखो ही ना, आपको उससे मतलब ही ना हो। मैंने जब कहा था मैं केवीएस ईएमआरएस की तैयारी भाई यहीं पे ही कराऊंगी, यूट्यूब पर ही कराऊंगी, तो मेरा ये था कि मैं उसमें भाई आपको क्वालिटी मटेरियल दे रही हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चीजें डाल रही हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम पे जो है पूरा उसका मटेरियल जो है वो डाला है। इससे पहले भी जो मैंने प्रोवाइड करा था वो सारा मटेरियल डाला मैंने उस पर। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि भाई जो फ्री में दे रहा है तो जो जो पैसे लेके पढ़ाता है वो फ्री में अच्छा नहीं पढ़ा सकता, तो ये गलतफहमी है। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारे मटेरियल काम करनी है तो मैं काय को जो है मेहनत करूं, भाई मैं फिर पैसे वाले में ही पढ़ा लूंगी। भाई मेरा तो जो एलटी का बैच है वो ऑलरेडी तैयार है। भाई मेरे तो अपने स्टूडेंट्स जो थे, जो मैंने जब एडमिशन लिया था 1 अगस्त को 2025 को, तो जो भी उसमें हैं उनको तो मुझे पढ़ाना ही है, और जो लोग एडमिशन ले रहे हैं मेरे यहाँ वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो मैं केवीएस एनवीएस वालों को कह रही हूँ कि भाई आपको मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं मेहनत करके क्या करूँ? अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, भाई मैं 60 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव कराती हूँ, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कराती हूँ। और मैं आज मुझे वो करवाना था, मगर मुझे लगा कि जब लोग देख ही नहीं रहे हैं तो उससे फायदा क्या है करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें और उस मटेरियल को यूटिलाइज करें, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट है, जो चीजें हैं, आपको वो चीज एग्जाम में मिलेगी। आप उसको ये मत सोचिए फालतू का मटेरियल है। क्यों? क्योंकि मैं तो जो अगर यूट्यूब के लिए मैं तैयार करती हूँ उसमें भी उतनी मेहनत करती हूँ। वो बात अलग है मैं उतनी रेगुलर नहीं रहती हूँ, लेकिन मेहनत उतनी ही करती हूँ। बस इतनी बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश सूत्रा के साथ जुड़ना है तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके, जो हमारा मतलब एलटी के लिए बैच 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। लेकिन पहले ये देखिएगा आपका बेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेस यहाँ पर कोई भी टीचर क्लियर नहीं कराएगा। और कोई कह रहा है पता नहीं भैया कैसे करवा देगा, तो मैं तो उस चीज को नहीं कहूंगी। जो मैं कर नहीं सकती वो मैं कहती नहीं, और जो करती हूँ कहती हूँ वो करती हूँ। है दिखा दे। तो चलिए बस आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।